बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल फैज़ हमीद 2017 में क्या गैर कानूनी काम कर रहे थे और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब और उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के चीफ जस्टिस को कौन बता रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और जनाब इमरान खान साहब की शेप बढ़ गई है, हालात बुरे हैं, कैसे हैं, तस्वीरें सामने आ गई हैं, कहानियाँ खुल गई हैं और तस्वीरें कौन रिलीज़ कर रहा है, कैसे हो गया है, ये सारी बातें तो कहानी का एक हिस्सा है। लेकिन उनके वकला दो और कहानियाँ बता रहे हैं। लंदन में बैठकर ये बता रहे हैं कि कोई डील नहीं मिल रही और पाकिस्तान में बता रहे हैं कि जहर देना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब को जहर देना शुरू कर दिया है, स्लो पॉइजनिंग शुरू कर दिया है। क्या ये महज एक इल्ज़ाम है या एक खौफनाक हकीकत, और उसके बारे में कोई तहकीकात होंगी या नहीं होंगी। और जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने सियासी सरगर्मियाँ शुरू, सियासी जमातों से मुलाकातें मंशूर और नून लीग ने इंतखाबात का भी मुतालबा कर दिया है। मज़ेदार बात यह, सारी जमातें इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं, तो रोक कौन रहा है, किसकी वजह से इंतखाबात रुक रहे हैं या लेट होने का ख़तरा क्यों है। साइफर केस चल रहा है, गवाहों के बयानात पर बयानात हो रहे हैं और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड, वो बरतानिया से आई हुई रकम, मलिक रियाज साहब वाली, और हार और सोने के हीरों के हार और वो सारी चीज़ें, उसमें मज़ीद कुछ दिनों का टाइम मिल गया। 15 जनवरी तक उनकी ज़मानत कन्फर्म हो गई है। तो जनाब इमरान खान साहब, आपको पता है कि उनके बारे में बड़ी परेशानी है कुछ लोगों को कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली है और उनके हालात पता नहीं क्या हैं। अगरचे उनकी फैमिली के लोग बताते रहते हैं कि बड़े खुश व खुर्रम हैं, सेहतमंद हैं, और उन्होंने खुद भी लास्ट जो पैगाम आया था उन्होंने बताया था कि मैं जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट हूँ। तो उसमें शायद दूसरी सूरत कोई ज़हनी टेंशन वगैरह भी होती है ना बंदे को, तो उस वक्त हो सकता है कोई उन्होंने ऐसी बात करनी हो कि उन्हें ज़हनी टेंशनें हैं। लेकिन अब उनकी एक तस्वीर शाया हो गई है और तस्वीर है पुलिस वाले साहब के साथ, और जब उसके बारे में ख्याल ये है कि ये वो तस्वीर है जब उन्हें अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। वो भी नियाज़ी साहब हैं पुलिस वाले, और उन्होंने कोई सेल्फ़ी बनाई है या उनके साथ किसी ने तस्वीर बनाई है, और वह तस्वीर मुबैना तौर पे किसी वकील को, दोस्त को उन्होंने आगे भेजी और उस दोस्त ने आगे वो लीक कर दी है। वो सामने आ गई है जिसमें इमरान खान साहब क्लीन शेव के साथ थोड़े से स्मार्ट हुए हैं, वज़न लगता है थोड़ा सा उन्होंने कम किया है, लेकिन बिल्कुल फिट फाट। अगर ये ओरिजिनल तस्वीर है तो हैरत की बात यह है कि इससे पहले कोई तस्वीर नहीं आ रही थी। वकला भी जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन कोई बात ऐसी सामने नहीं आ रही थी, कोई तस्वीर नहीं आ रही थी। वकला के अलग अलग बयानात आते रहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब तो लंदन पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ जो लोग बता रहे थे ना कि इमरान खान साहब को ऑफ़र्स मिल रही हैं और वो जाने से इनकार करते हैं, उन्हें कहा जाता है आप चले जाएँ पाकिस्तान से बाहर, और वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो अपने अवाम के साथ खड़ा हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ और आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ और हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। तो वकील साहब ने लंदन जाकर बता दिया कि सर कोई ऐसा वो ऑफ़र नहीं मिल रही है जिसमें बाहर जाने की बात हो, वो उन्हें बंद रखा हुआ है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि इमरान खान साहब को फ़िलहाल कम से कम जब तक उनको सज़ाएँ नहीं हो जाती हैं, बाकायदा सज़ाएँ हो जाएंगी, लंबी लंबी सज़ाएँ जो होंगी, और नई हुकूमत बन जाएगी, और जब उन्हें यकीन आ जाएगा इमरान खान साहब को कि अब वो एक तवील अरसे के लिए जेल में है और निकलने की कोई गुंजाइश नहीं, उसके बाद मुमकिन है कि कोई उनके साथ डील हो जाए। अच्छा, ये इसलिए बैद नहीं है कि हम ऐसी चीज़ें बहुत मरतबा देख चुके हैं, डील्स भी होती हैं, लोग बाहर भी जाते हैं, वापस आके दोबारा हुकूमतें भी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन 9 मई वाले केस की वजह से इमरान खान साहब के लिए थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, तो ये अभी लंबा अर्सा चलेंगी। दूसरी तरफ उनके वो आफ्ताब बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने और ही एक नई स्टोरी सुना दी है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है, कल जब वो मिलकर आए हैं उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया है, तो वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग शुरू कर दिया, मुझे जहर देना शुरू कर दिया। तो इमरान खान साहब की तरफ से बयान जो आए, नॉर्मली उसको सीरियस पता नहीं क्यों दिल ही नहीं करता लेने को, कि वो तो हर बंदे को, वो कोई पुलिस वाला मर जाए, कोई चीज़ हो जाए तो उसे वो स्लो पॉइजनिंग और जहर की चीज़ें बता देते हैं। ये तो और बात है, वो तो कोई फ़ौजी शहीद हो जाए, जहाज़ गिर जाए, हेलीकॉप्टर का हादसा हो जाए, तो उनके बारे में जो जो बातें बनाते हैं वो भी हमने सारी देखी हुई हैं, इसलिए उनकी बातों पे असूलन तो सीरियस नहीं बनता। लेकिन बहरहाल चूँकि हमारे मुल्क में बहुत से वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, इसलिए हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि इमरान खान साहब के इस इल्ज़ाम के बाद एक प्रॉपर चेकअप करा दिया जाए
और उसमें मज़ीद उनकी तसल्ली के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल की एक टीम बुलाई जाए, डॉक्टर फैसल साहब की निगरानी में, उनकी सरबराही में वो लोग वहाँ आएँ, उनका मुकम्मल चेकअप करें, उनके सारे ब्लड सैंपल्स लें, डुप्लिकेट कर लें, एक एक सैंपल सरकारी लेबॉर्ट्री में भेज दें, एक एक उनको भेज दें, और जो जो टेस्ट डॉक्टर फैसल साहब या शौकत खानम वाले कहें कि इमरान खान साहब के करने हैं, वो सारे टेस्ट करके और उनकी तसल्ली करा दी जाए। और ना सिर्फ इमरान खान साहब की तसल्ली हो, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि उनके वकील ने जो बयान दिया है वो गलत है। क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई भी ज़िंदगी, मौत, सेहत, बीमारी, ये सब चीज़ें इंसान के साथ साथ चल रही होती हैं। किसी भी सूरत में कोई परेशानी होने की सूरत में ये एक बड़ा इल्ज़ाम होगा, और जो भी हुकूमती इदारे या मुतल्लिका इदारे हैं उन सब के लिए एक परेशानी का बाइस होगा। इंसान की सेहत कभी भी थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है। तो इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने तो शोर मचा देना कि देखें जी, हम तो पहले ही कह रहे थे कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है, हम तो पहले कह रहे थे कि जहर दिया जा रहा है। तो ये हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि ये जो जहर, वैसे तो डंग निकालने वाली बात ही है, लेकिन चले मैं इस साइड से भी देख रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ है वो चेक हो जानी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी, ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस तरह की कोई बात नहीं होगी, मेरी ये खुश फहमी है, तो इसलिए हुकूमत को इसको क्लियर कर देना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का सिर्फ ये जहर ही तो मसला नहीं है, उनके लिए तो वो जो फांसी का फंदा तैयार हो रहा है, साइफर केस, वो भी तो चल रहा है। तो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ जो केस चल रहा है उसमें गवाहियाँ शुरू हो गई हैं, 10 बंदों के गवाहियाँ थी, वो सारी चल रही हैं, और 7 नवंबर को मज़ीद डेट डल गई है, मज़ीद गवाहियाँ हो जाएंगी। वो गवाहों के बयानात जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो चल रहा है, और ख़ान साहब के तो चल रहे हैं मामला। बुशरा बीबी वाले केस में थोड़ा सा स्लो चल रहा है। उनका 190 मिलियन पाउंड जो है बरतानिया से जो आए थे पैसे, कोई 50-60 अरब रुपये, और ख़ान साहब ने मलिक रियाज साहब के साथ डील करके मुबैना तौर पे ज़ाहिर उन्हें फ़ायदा पहुंचाया और उनके अकाउंट में जमा करा दिए थे। बुशरा बीबी की उन्हीं दिनों जो ऑडियोज़ लीक हुई कि वो हीरे के हार, बुशरा बीबी के हवाले से जो थी ऑडियोज़, हीरों के हार लेने हैं और क्या क्या करना है, फिर वो ज़मीनें अलकादिर ट्रस्ट के नाम, और अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी सिर्फ 2 लोग हैं, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी। तो वो सारे मामला जो हैं मशकूक हैं, वो केस भी चल रहा है, उसमें 15 नवंबर तक उनकी ज़मानत हो गई है। अच्छा, वो खुद ही डेट डालने की कोशिश करते हैं, डेट आगे मतलब अगली डेट लेने की बजाय उस पर बहस करें, दलाइल दें और उसको क्लोज़ करें। बुशरा बीबी के वकला जो हैं उसको मज़ीद आगे लटकाते जा रहे हैं। तो ये तो लटकाते जाएंगे, लेकिन कुछ मामलात, केसेस जो हैं वो शायद अब क्लियर अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएंगे, जिसमें एक बड़ा केस धरना केस है, फैज़ाबाद धरना केस। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आके उसको दोबारा ओपन किया है। हुकूमत ने और मुख्तलिफ़ पार्टियों ने और मुख्तलिफ़ अफराद ने और ऑर्गेनाइजेशन ने जो उनके ख़िलाफ़ अपीलें की थी वो वापस ले ली हैं। अब उस पर अमल दरामद होना है, उस पर अमल दरामद रिपोर्ट्स और बयान हल्फी और उसके साथ बयानात जमा हो रहे हैं। तो उन बयानात में अबसार आलम साहब का बयान जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब अबसार आलम साहब उस वक्त पैमरा के चेयरमैन थे, और पैमरा ने TV चैनल्स के लिए रेगुलरिटी अथॉरिटी है, और उन्होंने जो बयान दिया है वो वही बयान दिया है जो उस वक्त हो रहा था, और सब देख रहे थे, सबको पता था कि क्या हो रहा है। फैज़ हमीद साहब उनके बकौल, अबसार आलम साहब के बकौल, के वो शदीद दबाव डाल रहे थे मीडिया मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कि किस किस चैनल को बंद कर दें, किसको चला दें। अब उनके नजम सेठी साहब को ऑफर कर दें, उनके ख़िलाफ़ वो करें, कोई एक्शन लें, हुसैन हकानी साहब के ख़िलाफ़ एक्शन लें। अच्छा, जो चैनल बंद किया जाता था उन्हें उसको चलाएं, फिर सारे चैनल्स बंद करने पड़े। ये सारी चीज़ें वो शदीद दबाव में लेकर आ रहे थे फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद साहब। अच्छा, अबसार आलम साहब का कहना यह है कि उन्होंने 2017 में, अप्रैल 2017 में इस शदीद दबाव की वजह से खतूत लिखे नवाज़ शरीफ साहब को, आर्मी चीफ़ को और चीफ़ जस्टिस को, और उन्हें बताया कि वो किस दबाव का शिकार हैं, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं था। आर्मी चीफ़ उस वक्त के वो भी उनके साथ थे, आपको पता है ना, ठीक है, और चीफ़ जस्टिस भी उन्हीं के साथ थे। सिर्फ मियाँ साहब के लिए था, नवाज़ शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्हें उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन शायद उनका ख्याल था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और सियासतदान अपनी रिवायती मसलहतों की वजह से, मैं उस पर तनकीद तो खासी करता हूँ, लेकिन मुमकिन है वो ये समझते हैं, उनकी मजबूरियाँ, उनका क्लेम यह है कि बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, मुल्क को चलाना होता है, हम इदारों के ख़िलाफ़ स्टैंड नहीं ले सकते। मसला ये कि ये इदारों के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना नहीं था, ये तो अगर एक शख्स अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से हट कर गैर आइनी काम कर रहा था, जो फैज़ हमीद अगर उस वक्त ये गैर आइनी काम कर रहा था, तो नवाज़ शरीफ साहब को उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने जब एक्शन नहीं लिया तो उसकी सज़ा
सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने नहीं भुगती, नवाज शरीफ साहब की तो छुट्टी करा दी गई 2017 में, और फिर 2019 में 2018 में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ज़रिए वो कंटिन्यू किया उन्होंने, और वो 2018 में ख़त्म हो गई हुकूमत। और फिर इलेक्शन के बाद हमारे ऊपर वो जो एक मुसीबत मुसल्लत की गई, इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया गया इकॉनमी के हवाले से, सोशल फैब्रिक के हवाले से, जो हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहे, हम माशी बहरानों का शिकार हुए हैं, हमारा इदारा जाती बहरानों का जो शिकार हुए हैं हम, इंसाफ की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जिस तरह से पनामा, कामा, JIT, व्हाट्सएप मैसेजेस और पता नहीं क्या क्या कुछ हुए हैं, ये सब कुछ इसलिए हुए हैं कि जो उस ड्रामे के जो अहम किरदार थे, जो ताने बाने बुनने वाले लोग थे, जो आइडेंटिफाइड थे, उनको सज़ा नहीं दी गई, उनको रोका नहीं गया। तो फिर मियाँ साहब तो 2019 में चले गए थे, वापस आ गए। पूरी कौम ने, इस मुल्क ने, इस रियासत ने, इस मुल्क ने वो कीमत पे की है। तो अब भी अगर ये सारी चीज़ें उधर कोर्ट में जा रही हैं, क्या हमारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकेगी? मुझे इसलिए मुश्किल लगता है कि कोर्ट ने ऑन इट्स ओन कुछ भी नहीं करना। जब तमाम इदारों की और तमाम अफराद की जो कंसर्न लोग होंगे उस धरने के हवाले से, उन सब की रिपोर्ट्स आएंगी, उन सब के बयानात हल्फी आएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो सब झगड़े शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि वो अल्लाह पे छोड़ दिया उन्होंने, तो उनकी तरफ से जो जवाबात आएंगे वो इसी तरह के होंगे कि छोड़ें, मिट्टी डालें, पुरानी बातों को भूल जाएं, आगे चलें, हमने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। और फैज़ हमीद साहब आराम से घर बैठेंगे और फिर सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन हंसी खुशी रहने के लिए इलेक्शन भी तो ज़रूरी है। तो अगरचे इलेक्शन के बारे में जहाँ पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ और भी बहुत से लोगों को, मैं ख़ुद भी समझता हूँ बाज़ कि अभी इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। 28 जनवरी 2024 के जो इलेक्शन प्लान्ड है, शायद वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाए। तो अब तो नून लीग वाले भी जल्दी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि आइन के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा देना चाहिए। अच्छा, मुझे नहीं पता ये कौन सा वाला आइन है जो ये कह रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने हैं। अगर 9 अगस्त से असम्बलियाँ ख़त्म हुई हैं तो आइन कैसे कह रहा है बार, उनको भी लगता है शायद कि अब इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन नून लीग ने वाकई तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने अपनी सियासी कारकुनान से टिकटों के लिए दरख्वास्तें मांग ली हैं। 10 नवंबर उनकी आखिरी तारीख है और मियां नवाज शरीफ साहब ने पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकात का प्लान कर लिया है। सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उन सब से वो मुलाकातें करेंगे, मैक्सिमम लोगों से जिनसे हो सकेंगी, जिनके साथ चलने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी हो गई, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए और दीगर जमातें भी, इन सब के साथ मेरा ख्याल है कि वो मुलाकातें करेंगे और आइंदा का लाए अमल बनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने मंशूर बनाने का भी प्लान कर लिया है। इरफान सिद्दीकी साहब की ड्यूटी लग गई है कि वो मंशूर तैयार करें। इरफान सिद्दीकी साहब को कमाल हासिल है, क्या ज़बरदस्त इंसान है, लिखने में, लफ्ज़ तराशने में और ख़ूबसूरत लफ्ज़ों को तरतीब देने में कमाल महारत रखते हैं। तो वो मंशूर बनाएंगे तो यकीनन अच्छा और ख़ूबसूरत होगा। लेकिन मंशूर सिर्फ अच्छा और ख़ूबसूरत नहीं होता। आई बिलीव कि मंशूर में वो चीज़ें होनी चाहिए जो डूएबल हों। एक तो कुछ टेंजिबल हों, पता चले कि हमने ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, हमने ये काम करने हैं। अच्छा, उनके लिए कोई टाइमलाइंस होनी चाहिए कि पहले 6 माह में या 3 माह में हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, 6 माह में इतना % काम मुकम्मल हो जाएगा और 2 साल में और 5 साल में, इस तरह से पूरा सारा तरतीब के साथ ये होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें डूएबल होनी चाहिए। जब इमरान खान साहब की तरह बढ़ के मार देते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर और 500 डैम्स और 10 बिलियन सुनामी ट्री, तो वो सारी बातें फिर हवाओं में लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग PTI जब इलेक्शन के लिए आएंगे तो अपना कोई ऐसा एजेंडा, अपना कोई ऐसा मंशूर लेकर आएंगे जिसमें काबिल अमल नारे होंगे। नारे तो होंगे, नारे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने देने होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो काबिल अमल होंगे कि कितनी महंगाई कम हो सकती है, क्या चीज़ें सब्सिडाइज़ की जा सकती हैं, क्या चीज़ें फ्री दी जा सकती हैं, क्या सहूलतें बढ़ाई जा सकती हैं, कहाँ कहाँ रिलीफ दिया जा सकता है। ये सब चीज़ें सियासी जमातों को ऐलान करना चाहिए ताकि लोगों का उन पर एतमाद बहाल हो और उन्हें उम्मीद हो कि उनकी ज़िंदगियाँ इलेक्शन के बाद नई आने वाली हुकूमत के साथ उनकी ज़िंदगियाँ आसान
और बेहतर हो जाएंगी। शुक्रिया।